नमस्कार मित्रों, वार्षिक राशिफल कार्यक्रम में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको तुला राशि के लिए आने वाला सन 2025 कैसा रहेगा उसकी संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि वार्षिक राशिफल से संबंधित सारी जानकारियां आपको इसी वीडियो में मिल जाएगी। मित्रों, तुला राशि के लिए अगर यह वर्ष देखा जाए तो काफी फायदेमंद रहने वाला है। कुछ मामलों में शनि की स्थिति आपके लिए काफी विशेष रहने वाली है। मित्रों, वार्षिक राशिफल के संदर्भ में अगर आपने मेरी पिछली वीडियोस देखी होगी तो उसमें मैंने बताया हुआ है कि जो वार्षिक राशिफल होता है 4 प्रमुख ग्रहों पर आधारित होता है: शनि, बृहस्पति, राहु और केतु। क्योंकि यही 4 ग्रह जो है वो सर्वाधिक समय तक एक राशि में गोचर करते हैं, जिसमें शनि 2.5 वर्ष, देवगुरु बृहस्पति 1 वर्ष और राहु केतु 18 महीने अर्थात 1.5 वर्ष के आसपास। मित्रों, शनि जो है 29 मार्च 2025 तक तुला राशि के 4th हाउस और 5th हाउस जो होता है, जो केंद्र त्रिकोण का भाव होता है, वहां के दोनों के स्वामी बनकर पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं 17 जनवरी 2023 और केंद्र त्रिकोण का राजयोग बनाए हुए हैं। यहाँ पर शनि जो है 29 मार्च से निकलेंगे और आपके 6ठे भाव में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि 6ठे भाव में जब शनि का प्रवेश होगा तो यहाँ राहु विराजमान रहेंगे। राहु 6ठे भाव में अच्छा फल देते हैं और 18 मई तक राहु यही विराजमान है। शनि की दृष्टियां भी बदलेंगी जब वो यहाँ पर आएंगे 6ठे भाव में। यहाँ से वो आपके अष्टम भाव को देखेंगे, जो आपकी राशि के जो स्वामी होते हैं शुक्र, उसकी दूसरी राशि होती है वृषभ, साथ ही शनि के मित्र होते हैं। तो जो अष्टम भाव होता है आयु मृत्यु का भाव होता है। शनि का यहाँ पर दृष्टि संबंध बनाना कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत स्वास्थ्य में आपको समस्या जरूर देगा, लेकिन आपके आयु में वृद्धि करेगा, ये एक अच्छी बात रहेगी। आपके आध्यात्म में, आपके गूढ़ रहस्यों में आपको जो है जिज्ञासु बना देगा। रिसर्च जैसा आपका कहीं ना कहीं स्वभाव हो जाएगा। हर चीज को करने से पहले आप उसमें एक कहीं ना कहीं रिसर्च करने की आप कोशिश करेंगे, तभी आप कोई काम करेंगे। ये आपके लिए बहुत बेहतर स्थिति होगी। तंत्र मंत्र, ज्योतिष, गुप्त विद्या से जुड़े हुए जो लोग हैं उनके लिए शनि की ये जो अष्टम भाव पर दृष्टि काफी फायदेमंद साबित होगी, क्योंकि शुक्र भी कलाओं के कारक ग्रह होते हैं। शुक्र भी इन सब क्षेत्रों से जुड़े हुए होते हैं। ज्ञान के कारक ग्रह हैं, वो भी दैत्यों के गुरु होते हैं। इसके बाद जो उनकी सप्तम दृष्टि रहेगी वो आपके 12वें भाव पर पड़ेगी। वहां पर कन्या राशि बनती है। तो ये भी आपके राशि के जो स्वामी होते हैं शुक्र, उनके मित्र होते हैं बुध, उनकी ही राशि पर शनि की दृष्टि है। तो कोर्ट कचहरी से जुड़े हुए मामलों में आपको फायदा ये शनि जरूर दे सकते हैं, लेकिन आपको अब यहाँ पर यह भी ध्यान रखना है कि आप बैठे बैठाए किसी वाद विवाद में खुद को मत फंसा लीजिएगा। नहीं तो ऐसा होगा कि एक तरफ शनि आपको लाभ देंगे, वहीं आप दूसरा खुद ही अपने स्वभाव से या गलत आचरण की वजह से शत्रु में वृद्धि कर लेंगे, तो फिर कोई फायदा नहीं होगा यहाँ पर। क्योंकि उसका कारण मैं भी आपको बताते चल रहा हूं। शनि की स्थिति तो 6ठे भाव में है, लेकिन यहाँ पर और भी स्थितियां आपको 6ठे भाव में भी बनेंगी। यहाँ पर मीन राशि जो 6ठे भाव में आपकी बनती है, यहाँ पर 28 जनवरी को जो आपके राशि के स्वामी होते हैं शुक्र, वो उच्च राशिस्थ होकर 6ठे भाव में आएंगे। हालांकि वो यहाँ पर कमजोर तो होते हैं, लेकिन उच्च राशि में रहेंगे तो उतना भी बुरा और अशुभ प्रभाव नहीं देंगे। राहु यहाँ पहले से विराजमान है। शुक्र राहु की युति हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर सूर्य भी आ जाएंगे। सूर्य आएंगे यहाँ पर 14 मार्च से 14 अप्रैल तक सूर्य भी रहेंगे। इसके बाद 29 मार्च को शनि भी आ जाएंगे। और आपको एक बात और बता दें, 29 मार्च को जिस दिन शनि आएंगे उसी दिन सूर्य ग्रहण भी लगने वाला है। तो आपके यहाँ 6ठे भाव में ही लगेगा, वो मीन राशि में। तो हालांकि वो भारत में दृश्य नहीं होगा, लेकिन राशियों पर तो उसका असर पड़ेगा ही। तो यहाँ पर एक ग्रहण की स्थिति भी बनेगी। फिर 29 मार्च को शनि भी आ जाएंगे। तो शुक्र राहु शनि सूर्य का चतुर्ग्रही योग बनेगा। यहाँ बुध भी विराजमान रहेंगे। 7 मई तक बुध रहने वाले हैं, तो पंचग्रही योग बन जाएगा। और इसी बीच में जब जब चंद्रमा का गोचर होगा मीन राशि में, तो यहाँ पर चंद्रमा भी अपना संबंध बनाएंगे। तो 6 ग्रहों की युति कभी कभी यहाँ देखने को मिलेगी। और केतु की दृष्टि रहेगी 12वें भाव में। केतु बैठे हुए हैं आपके कन्या राशि में। तो यहाँ पर 6ठे भाव में इतने सारे ग्रहों की स्थिति होना कहीं ना कहीं कुछ खिचड़ी जैसी स्थिति बन रही है। आपके स्वास्थ्य में कहीं ना कहीं कुछ समस्या की, क्योंकि ये रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। आपको अकारण कर्जा वगैरह लेने से बचना चाहिए, खासतौर पे 18 मई तक। क्योंकि यहाँ पर 18 मई तक जब तक राहु और शनि की स्थिति बनी रहेगी, थोड़ा बहुत आपको दिक्कत देखने को मिलेगी। एक पिशाच योग बनता है, इसको बोलते हैं, जो अशुभ होता है। यहाँ पर आपको अपने व्यवहार में भी बहुत सौम्यता बरतनी है 18 मई तक, जब तक शनि राहु का कॉम्बिनेशन टूट नहीं जाता और 18 मई को आपके पंचम भाव में राहु नहीं चले जाते हैं कुंभ राशि में, तब तक आपको विशेष सावधानी बरतनी है।
यहाँ पर आपको अपने ननिहाल और मामा पक्ष से भी संबंधों को बेहतर रखना होगा, क्योंकि उनसे भी कुछ खटपट हो सकती है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले छात्रों को कहीं ना कहीं कुछ अवसर तो मिलेंगे, लेकिन कुछ यहाँ पर ऐसी स्थितियां, क्योंकि शुक्र भी यहाँ रहेंगे और राहु के साथ युति रहेगी, तो आपका बुरे व्यसनों में, गलत संगत में, इन सब चीजों की ओर आपका मन जाएगा। तो मैं आपको फिर से बता देता हूं कि 29 मार्च से लेकर और 18 मई तक आप बहुत सतर्क रहिएगा। यहाँ पर आपकी मानसिक उलझनें काफी बढ़ेंगी और बेवजह के किसी वाद विवाद में आप फंस सकते हैं। साथ ही लीगल कॉम्प्लिकेशन भी आपको फेस करना पड़ सकता है, क्योंकि द्वादश पर दृष्टि रहेगी सभी ग्रहों की। और यहाँ छठे भाव में कई प्रकार के अशुभ योग भी बन रहे हैं, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। शुक्र राहु तो यहाँ पर 28 जनवरी से ही है, तो एक चारित्रिक दोष बनता है, और शुक्र यहाँ पर कहीं ना कहीं कमजोर भी होते हैं। उच्च राशि में होने के बाद भी उतना बढ़िया परिणाम आपको नहीं दे पाएंगे। इसके बाद सूर्य यहाँ पर आएंगे तो सूर्य राहु का ग्रहण दोष बन जाएगा। उसके बाद 29 मार्च को शनि आ जाएंगे तो सूर्य शनि का पितृ दोष बनेगा और शनि राहु का जो है पिशाच योग बन जाएगा। इसके बाद बुध आएंगे तो बुध राहु का जड़त्व दोष बन जाएगा। सब पर केतु की दृष्टि रहेगी। ये सब चीजें आप पहले से समझ लीजिए तो ठीक रहेगा आपके लिए। 18 मई तक मैं आपको सतर्क कर दे रहा हूँ, स्थितियां बहुत अच्छी नहीं है आपके लिए। इसके बाद आपको मंगल की स्थिति भी बता देते हैं। मंगल क्योंकि आपके दशम भाव के स्वामी होते हैं और वो 21 जनवरी तक नीच राशि में है। 21 जनवरी को उल्टा चलते हुए वो आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे। फिर 3 अप्रैल तक भाग्य स्थान में रहेंगे। फिर 3 अप्रैल को फिर से आपके दशम भाव में आ जाएंगे नीच राशि में और 7 जून तक वहां पर रहेंगे। 7 जून के बाद की जो मंगल की स्थितियां वो आपके लिए बहुत लाभदायक रहने वाली है, क्योंकि वो लाभ भाव में बैठ जाएंगे और 28 जुलाई तक बैठे रहेंगे। बहुत अच्छी स्थिति रहेगी आपके लिए। तो ये मंगल की एक स्थिति मैं आपको पहले से बता देता हूँ। मंगल जो है 7 जून से और 28 जुलाई के बीच में लाभ भाव में बैठ के आपको जबरदस्त फायदे देंगे। धन लाभ देंगे, क्योंकि धनेश और सप्तमेश होकर बैठेंगे। व्यापार में आपको फायदा देंगे और कहीं ना कहीं पति पत्नी को भी एक दूसरे के भाग्य का सहयोग मिलेगा। तो ये बहुत अच्छी स्थिति मंगल की आपकी रहने वाली है। इसके बाद देवगुरु बृहस्पति की बात कर लेते हैं। देवगुरु बृहस्पति 14 मई तक आपको थोड़ा बहुत दिक्कत दे रहे थे। 14 मई के बाद से जब वो निकलेंगे और वो आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे, बहुत ही उत्तम स्थिति तुला राशि वालों के लिए होने वाली है। तीसरे भाव के स्वामी और छठे भाव के स्वामी होकर भाग्य स्थान में रहेंगे। तो जो छठे भाव में समस्याएं आपकी बन रही थी, जैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में आपको सफलता नहीं मिल रही थी, शिक्षा में मन नहीं लग रहा था, बृहस्पति इसमें आपको 14 मई के बाद से भाग्य स्थान में आकर राहत देंगे। हालांकि 14 मई से पहले आपको ये ध्यान रखना, अष्टम भाव में बृहस्पति का गोचर चल रहा है। आध्यात्म के लिए अच्छा है, शिक्षा वगैरह के लिए तो ठीक ठाक है थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं, लेकिन ये आपको किडनी, लीवर, पाचन संबंधित समस्या आपको दे रहे थे। इससे भी आपको निजात मिलेगी। भाग्य स्थान में बृहस्पति बैठेंगे 14 मई से और यहाँ पर वो 18 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। मित्रों 18 अक्टूबर को एक विशेष घटना होगी। जैसे आप लोगों को वक्री का अर्थ पता है, उल्टा चलता है ग्रह, वैसे एक स्थिति ज्योतिष में होती है अतिचारी। इसमें बृहस्पति बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे और 14 मई से बहुत तेजी से आगे बढ़ते हुए वो मिथुन राशि को पार करते हुए अपनी उच्च राशि कर्क में चले जाएंगे और तुला राशि के दशम भाव में आ जाएंगे। 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक यहीं पर रहने वाले हैं। 5 दिसंबर को फिर से उल्टा चलते हुए आपके भाग्य स्थान में आ जाएंगे। तो तुला राशि वालों के लिए 14 मई के बाद से लेकर जो स्थितियां बृहस्पति की बन रही बहुत सुंदर है आपके लिए। भाग्य स्थान में, फिर दशम भाव में, फिर कर्म स्थान से निकल के फिर से भाग्य स्थान में। तो आपको एक स्थिति बताते हैं कि भाग्य स्थान में ही आपके ज्यादातर समय इनका बीतने वाला अगले 1 वर्ष में 14 मई के बाद से। तो ये आपके लग्न को देखेंगे, तीसरे भाव को देखेंगे, पंचम भाव को देखेंगे। भाग्य स्थान में आके भाग्य में वृद्धि करेंगे, धर्म कर्म में आपका मन लगाएंगे, धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। उच्च शिक्षा के लिए जो छात्र विदेश जाने के लिए प्रयासरत थे, कोई समस्या आ रही थी, बृहस्पति उसको दूर करेंगे। छोटे भाई बहनों से संबंधों को बेहतर करेंगे, आपके आत्मविश्वास में वृद्धि करेंगे जो पिछले दिनों कहीं ना कहीं कुछ कम हो गया था। साथ ही शिक्षा, संतान में कुछ समस्या शनि दे रहे थे, संतान के साथ कोई मतभेद था, संतान के स्वास्थ्य में कुछ समस्या थी। अब बृहस्पति भाग्य स्थान में बैठ के पंचम भाव पर दृष्टि डाल के इन समस्याओं से भी आपको निजात दिलाएंगे और राहत देंगे। मित्रों राहु की बात करते हैं। राहु जो है वो आपके 18 मई तक छठे भाव में है। यहाँ पर कई ग्रहों के साथ उनकी युति है, मैंने शुरू में ही बताया। 18 मई तक शत्रुहंता योग बनाए हुए हैं जरूर है, लेकिन राहु यहाँ पर बहुत बुरी तरीके से अन्य ग्रहों को प्रभावित करेंगे। जैसे सूर्य राहु का ग्रहण दोष, शनि राहु का पिशाच योग, राहु और जो है बुध का जड़त्व दोष, ये सब स्थितियां आपके लिए अच्छी नहीं है। राहु की अगर देखा जाए तो राहु पहले तो अच्छे थे, जब तक शुक्र नहीं आए थे, अकेले बैठे थे 28 जनवरी तक तो राहु बहुत अच्छे हैं। उसके बाद से धीरे धीरे राहु भी अपना बुरा प्रभाव देना शुरू कर देंगे अन्य ग्रहों के साथ युति करके। लेकिन 18 मई को पंचम भाव में जाएंगे। पंचम भाव में बैठ के भाग्य स्थान में बैठे आपके बृहस्पति पे दृष्टि रहेगी और बृहस्पति की वापस
नौवीं दृष्टि राहु पर रहेगी, तो राहु क्या करेंगे, भाग्य स्थान पर दृष्टि डालकर आपको थोड़ा धर्म कर्म से दूर करेंगे। लेकिन वहीं क्या होगा, बृहस्पति की जो वापस राहु पर दृष्टि पड़ेगी, तो ये आपको उन सब चीजों से बृहस्पति बचाव का कार्य करेंगे। संतान के साथ जो राहु मतभेद पैदा करने का काम करेगा, जैसे संतान आपकी बात नहीं सुनेगी या वैचारिक मतभेद हो जाएंगे, छोटी छोटी बातों पे हो सकता है वो चिड़चिड़ेपन वगैरह की शिकायत भी कुछ बच्चों में देखने को मिलती है। तो इन सब चीजों से बृहस्पति आपको लगातार बचाते रहेंगे, तो ये अच्छी स्थिति आपको है। थोड़ा बहुत दिक्कत आपको तभी ये राहु ज्यादा देंगे पंचम भाव में बैठ के संतान के साथ संबंधों को, जब अतिचारी होते हुए 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक बृहस्पति आपके दशम भाव में जाएंगे, और वहां से बृहस्पति की दृष्टि जब राहु से हटेगी, वहीं पर राहु कुछ ज्यादा ही अपना प्रभाव देने लगेंगे। लेकिन राहु यहाँ बैठेंगे, आपके दिमाग को काफी शार्प करेंगे, आपका दिमाग काफी रिस्क लेने वाली क्षमता में आ जाएगा। जो काम आप पिछले दिनों सोचते थे नहीं कर पाते, तो उनको अब आप करेंगे। लाभ भाव में केतु का भी गोचर रहेगा, मान सम्मान बढ़ेगा, विदेशों से व्यापार करने वाले लोगों के लिए फायदेमंद है, शेयर मार्केट आदि से आपको अच्छा लाभ हो सकता है। और लगन पर जो राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो राहु शुक्र को अपना गुरु मानते हैं, और ये कहीं ना कहीं बहुत अच्छी स्थिति लग्न पर दृष्टि डालकर कहीं ना कहीं आपके मान सम्मान को भी बढ़ाएंगे, क्योंकि आप कुछ इस समय कुछ ऐसे ऐसे नए काम कर सकते हैं, नई नई चीजों में इन्वेस्ट कर सकते हैं। राहु आपको अच्छे अच्छे ऐसे थॉट्स दे सकते हैं, विचार दे सकते हैं, स्टार्टअप वगैरह आप कर सकते हैं, जिसकी वजह से समाज में आपका एक अलग ही रुतबा या आपको कह सकते हैं ख्याति बढ़ेगी। तो राहु भी आपके लिए काफी फायदेमंद है, और केतु भी आपका पराक्रम पुरुषार्थ बढ़ाने वाले रहेंगे, और व्यापार में आपको विशेष लाभ देंगे। थोड़ा बहुत आपको वैवाहिक जीवन का अपने जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि सप्तम से ठीक छठे भाव में जो कई ग्रहों की स्थिति बन रही, थोड़ा बहुत पति पत्नी में वैचारिक मतभेद या स्वास्थ्य प्रभावित करेंगे। और जो केतु की 18 मई के बाद से सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी, थोड़ा बहुत दिक्कतें जरूर देंगे, इसका आप ध्यान रखिएगा। बाकी तुला राशि वालों के लिए मैं फिर से बता देता हूं, 18 मई तक आप थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। 18 मई के बाद से स्थितियां बहुत बेहतर होने लगेंगी, और इसमें मंगल की स्थिति जो आपकी 7 जून से और 28 जुलाई तक लाभ भाव में बनेगी, वो आपके लिए धनदायक स्थिति रहेगी। और बृहस्पति 14 मई के बाद से आपके लिए कृपा बरसाने वाले रहेंगे। तो मित्रों, तुला राशि वालों के लिए बहुत अच्छा साल है। बस 18 मई तक आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए और अच्छे समय का इंतजार करिए आने। उपाय की बात कर लेते हैं। देखिए, जो स्थितियां मैंने बताई, कई तरह के दुर्योग बनेंगे जो छठे भाव में, तो आप लोग शनि का मंत्र ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप किया कीजिए यथासंभव, और सूर्य को जल दीजिए, क्योंकि ग्रहण दोष भी बनेगा कुछ समय के लिए, और शनि सूर्य का जो संबंध बनेगा, शनि सूर्य का 2 बार संबंध बन रहा है। एक बार 12 फरवरी से 14 मार्च तक जब कुंभ राशि में शनि रहेंगे, वहां पर सूर्य का गोचर रहेगा, और शनि अस्त भी रहेंगे 22 फरवरी से और 31 मार्च तक। तो सूर्य का आप कहीं ना कहीं उपाय कीजिए, सूर्य को जल दिया कीजिए। प्रातःकाल स्नान आदि के उपरांत स्टील या तांबे के लोटे में जल भरकर ओम घृणी सूर्याय नमः मंत्र का जाप करते हुए, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। सूर्य जो मंत्र है और जो उपाय है, ये पिता पुत्र के संबंधों को बेहतर रखेगा, और कहीं ना कहीं आप लोगों के लिए इतना उपाय करना बेहतर है। और संभव हो तो पीपल के वृक्ष नीचे जाकर संध्या काल में सरसों के तेल के दीपक जला कीजिए हर शनिवार को, तो भी अच्छा रहेगा। तो मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी उसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जिसको कुंडली विश्लेषण कराना है, मेरा नंबर डिस्क्रिप्शन पे स्क्रीन पर उपलब्ध रहता है, उस पर संपर्क कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। कुंडली विश्लेषण का लाभ लेकर अपने जीवन में आ रही समस्याओं को उपायों के माध्यम से दूर करने का प्रयास कीजिए। अब मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। अगली वीडियो में आपको वृश्चिक राशि के लिए कैसा रहेगा आने वाला सन 2025, उसकी संपूर्ण जानकारी लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।